अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल, डेटेड 11th of May 2020। व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल क्या है, इसे कैसे डिफाइन करेंगे? हमें पता है सेल डिवाइड होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ग्रोथ के दौरान आपकी हेयर की ग्रोथ होती है, नेल्स की ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन में, इन सारे इवेंट्स में क्या चीज इन्वॉल्व है? सेल साइकिल। सेल साइकिल को डिफाइन कैसे करेंगे? सेल साइकिल में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। कब से लेकर कब तक? जैसे ही सेल प्रोड्यूस होता है उस टाइम से लेकर माइटोसिस, और फिर माइटोसिस से जब डॉटर सेल्स बन जाती हैं। सो इसमें माइटोसिस भी एक स्टेज है, लेकिन ये जस्ट एक छोटा सा हिस्सा है सेल साइकिल का। सेल साइकिल को हम मेनली दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज इंटरफेज, जो कि सेल साइकिल का 90% टाइम लेता है। सेल डिवीजन, जो कि सेकेंड फेज है, सेल साइकिल का टोटल 10% टाइम लेता है। इस तरह से सेल साइकिल एक सेल की पूरी लाइफ है। उस लाइफ के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा इंटरफेज, और सेल लाइफ का या सेल साइकिल का जो दूसरा हिस्सा है दैट इज सेल डिवीजन और एंड फेज। सेल डिवीजन या एंड फेज ही एक्चुअली सेल रिप्रोडक्शन है। बट सबसे पहले जैसे ही सेल प्रोड्यूस होगा, सेल अपनी पैदाइश के फौरन साथ ही इंटरफेज में एंटर हो जाएगा। इंटरफेज एक्चुअली एक प्रिपरेटरी फेज है, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए। सेल डिवीजन, एम फेज, या फिर इसका तीसरा नाम है सेल रिप्रोडक्शन। सो इस फेज में सेल को जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? इंटरफेज के दौरान। इंटरफेज में फर्दर इवेंट्स होते हैं। इन इवेंट्स को डिवाइड किया गया है G1 फेज के नाम से, जो कि पहला फेज है या पहली स्टेज है इंटरफेज की। सेल अपने बनने के फौरन साथ ही जब इंटरफेज में एंटर होगा तो जो पहली स्टेज होगी उसकी दैट विल बी G1 फेज। G फॉर गैप, सो दिस इज गैप 1। G1 फेज में कुछ चेंजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल सेल साइज में ग्रो करेगा। सेल के बनने के टाइम पे जो ऑर्गेनेल्स थी उनकी तादाद में इजाफा होगा। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। G1 फेज जैसे ही कंप्लीट होगी तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो सेल G1 फेज से S फेज में चला जाए, या फिर G1 फेज से सेल G0 या G0 फेज में चला जाए। इन केस अगर सेल G0 फेज में चला जाता है बजाय S फेज में जाने के, तो इसमें क्या क्या चेंजेस होंगी? जो भी सेल G0 फेज में या G0 फेज में जाता है उसकी फर्दर चेंजिंग या फर्दर एडवांसमेंट स्टॉप हो जाती है। G0 फेज में जो भी सेल होगा वो फर्दर ग्रो नहीं कर सकता। क्योंकि वो फर्दर ग्रो नहीं कर सकता, इसलिए वो डिवाइड भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल इस फेज में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं? आपके ब्रेन के सेल्स, जो पैदाइश के बाद G0 फेज में चले जाते हैं परमानेंटली। आपकी पैदाइश के बाद आपके ब्रेन के सेल्स की तादाद में कोई इजाफा नहीं होता और वो आपकी डेथ तक इस स्टैग्नेंट स्टेज में रहते हैं, दैट इज G0 फेज। इसके अलावा कुछ और भी सेल्स हैं जो कि आर्जी तौर पर इस स्टेज में एंटर होते हैं। फॉर एग्जांपल लिवर सेल्स एंड किडनी सेल्स। बट अगर नया प्रोड्यूस होने वाला सेल ना तो ब्रेन सेल है, ना किडनी सेल है, ना लिवर सेल है, फिर क्या होगा? फिर वो S फेज में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके जो एपिथेलियल सेल्स हैं या आपके स्किन के सेल्स हैं
जो मुसलसल झड़ते रहते हैं और मुसलसल दोबारा से बनते रहते हैं, वो सेल्स G1 फेज के बाद G0 फेज में कभी नहीं जाएंगे बल्कि S फेज में जाएंगे। S फेज में क्या होगा? मजीद सेल की ग्रोथ होगी, नंबर 1। नंबर 2, सेल अपना क्रोमैटिन मटेरियल सिंथेसाइज करेगा। कैसे? सेल में अगर सपोज 4 क्रोमोसोम्स हैं तो वो उनकी कॉपी बनाएगा, एक कॉपी हर क्रोमोसोम की बन जाएगी। सो इसको एस फेज कहते हैं, सिंथेसिस फेज। क्यों एस फेज कहते हैं? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है या सिंथेसिस होती है एक्स्ट्रा कॉपी की। यही एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोसोम्स की आगे यूटिलाइज होगी सेल डिवीजन में। उसके बाद G2 फेज में वो सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो सेल डिवीजन में रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल स्पिंडल फाइबर्स या माइटोटिक apparatus। जैसे ही G2 फेज कंप्लीट होगा, इसके बाद सेल एंटर हो जाएगा M फेज में या सेल डिवीजन फेज में। सेल डिवीजन फेज या M फेज, इसमें स्टेजेस या चेंजेस तो काफी ज्यादा हैं और ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन इसको जो टाइम रिक्वायर्ड होता है सेल की पूरी लाइफ का जस्ट 10% ये लेता है। एम फेज को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 स्टेजेस में या 2 फेजेस में। पहली फेज जो रिक्रूट होगी सेल डिवीजन में एंटर होते ही, दैट विल बी कैरियोकाइनेसिस, व्हिच मींस डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। सो सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट होगी। न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट होने के बाद साइटोकाइनेसिस होगी, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस की 4 फेजेस हैं फर्दर। फर्स्ट इज प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और उसके बाद आखिरी है टीलोफेज। टीलोफेज कंप्लीट होने के बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। So this was all about introduction to cell cycle. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Today is 11th May, Monday. Chapter number 6, class 9. We are going to start our topic major sources of energy. First one is fossil fuels, means hayatiyati ईंधन. I will define the term fossil fuels, which means that type of fuel called oil and gas which is obtained from dead remains of living organisms, either plants or animals. जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि आपके पास बेसिकली हयातियाती ईंधन होता क्या है। ठीक है, देखिए इसमें मैंने टर्म यूज किया ना, हयातियाती, हयातियात से निकला। ठीक है, इसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जानदार। आपको पता है इसकी 2 ही कैटेगरी होती है, या तो हमारे पास प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं। जितने भी मुर्दा जिस्म आपके पास होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनमें से जो आप ईंधन ऑब्टेन करते हैं हमारी डेली लाइफ में जो यूज होता है, वो कोयला हो सकता है, वो तेल हो सकता है या गैस हो सकती है। इसको हम ओवरऑल कहते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ पे टर्म है वो है कम्बस्टिबल नेचर। कम्बस्टिबल नेचर का मतलब होता है फितरत-ए-इख्तराक। ठीक हो गया। देखिए कम्बस्शन वर्ड का मतलब होता है कोई जलने का मतलब। ठीक हो गया। मतलब हम इसमें ये कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन्स। आप इसमें मैंने मेंशन किया ना हाइड्रोकार्बन, मैंने आगे ब्रैकेट में भी लिख दिया आपकी आसानी के लिए कि इसका मतलब है कोई ऐसा कंपाउंड जो बेसिकली कंपोज है कार्बन और हाइड्रोजन से। ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि जितने भी आपके पास ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं बेसिकली ये कंपोज होते हैं हाइड्रोकार्बन से, और जब इनको जलाया जाता है तो जाहिर सी बात है, ये बात एक कॉमन सेंस की है। अगर आप केमिस्ट्री के साथ साथ पढ़ते हैं तो आपको पता है कि कंबस्शन रिएक्शन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बगैर कभी भी कंप्लीट नहीं होता। ठीक हो गया। हम कहते हैं कि जब आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के हवा में एक हमारे पास मेजर परसेंटेज होती है जो ऑक्सीजन की मौजूद होती है। जब आप जलने का कोई भी अमल जारी करते हैं, जैसे कोयला जलाया, तेल या गैस, तो आप ये देखते हैं कि उस दौरान एक एनर्जी की हैवी अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और इसको हम ओवरऑल कहते हैं कम्बस्टिबल नेचर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल मेंशन किए ना,
जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि कोल का केस हम ले लेते हैं, कोयले की बात हम कर रहे हैं। मैंने सिर्फ कोयले की बात इसलिए की ताकि आपको ये टॉपिक ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। आपकी बुक में जो रेफरेंस दिया गया है ना, वो भी बेसिकली कोयले का ही है, ठीक है, यानी उसी की मिसाल ली है हमने। तो हमने यहीं पर वही बात की है, सारे जो मैंने रिएक्शन तक बात की है वो सारी की है कि जब आप कार्बन को या हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो आप देखते हैं कि इसके अंदर से एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, उसके बाद वाटर वेपर्स बनते हैं और एक हैवी अमाउंट हीट एनर्जी की रिलीज होती है आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया रिएक्शन के एंड पे, यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया कि आपके पास हीट एनर्जी जो होती है वो बेसिकली आगे कहाँ पे यूज होती है वो वहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया। देखें, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपके पास एनर्जी होती है वो इंटरकन्वर्जन के प्रोसेस से पास होती है। हम ये नहीं कहते कि कहीं पे भी कि एनर्जी जो है वो टोटली वेस्ट हो गई, हम ये कहते हैं कि हमने इसको फर्दर कहीं यूटिलाइज किया। अब होता क्या है कि हम आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी हम उससे टरबाइंस जनरेटर्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो बेसिकली हमने ये यहाँ तक बात कर ली कि जो कंबस्टिबल नेचर होती है आपके पास वो फॉसिल फ्यूल्स की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है और जिसमें आपके पास ये मेजर सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग है नेक्स्ट हेडिंग इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, मैंने हर एक टर्म को प्रॉपर्ली यहाँ पे डिफाइन कुछ इसलिए भी नहीं किया कि जब आप अपनी टेक्स्ट बुक से टॉपिक रीड करेंगे आपको इन डिटेल वहाँ से सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। बस यहाँ पे यह सफिशिएंट है कि आप लेक्चर को अटेंटिवली सुनिए, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल, देखिए रिन्यूएबल, री का मतलब दोबारा, न्यू जब किसी चीज़ को दोबारा से बनाना, नया कर लेना। नॉन रिन्यूएबल के मतलब जिस चीज़ को हम दोबारा से नया नहीं कर सकते, यानी कुछ नया नहीं बना सकते जिसमें। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसमें एक नई बात आपको पता चल गई कि बेसिकली जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। मतलब कि बेसिकली होता कुछ यूँ है कि फॉसिल फ्यूल्स को अपनी फॉर्मेशन के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक हो गया। तो इट मीन्स कि जब उसको मिलियंस ऑफ, देखिए अगर कोई आपके पास ऐसा काम है जो हम चंद हफ्तों में, चंद दिनों में, चंद सालों में कर लेते हैं तो इट मीन्स कि हम उसको रिन्यूएबल में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है जो एक लॉन्ग टर्म ले रहा है उसे, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स उसके अंदर रिक्वायर्ड है, हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका डेड रिमेन एक बहुत ज़्यादा डेप्थ में ज़मीन के या रॉक्स में हम बात करते हैं बरिड हो जाता है, वो आहिस्ता 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 नेचुरल प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है फ्यूल्स में, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस, तो उसको बनते बनते मिलियंस ऑफ ईयर्स बन जाते हैं। तो इसलिए बेसिकली हम इस नेचर को कंसीडर करते हैं नॉन रिन्यूएबल, ठीक हो गया। नेक्स्ट आवर हेडिंग इज एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस। एमिशन मतलब खारिज होना, हार्मफुल गैसेस या नुकसानदेह आपके पास गैसें बनती हैं। अब एक तरफ से तो हमने ऊपर से बात कर ली, जो थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन में सारी बात आ जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी पढ़ेंगे, कुछ इसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे। एमिशन हार्मफुल गैसेस की कुछ इस तरीके से होती है। अच्छा, अब इसमें भी ये 100% बात नहीं होती कि मैं ये कह दूँ कि आपके पास ओवरऑल फ्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। एक कॉमन सेंस की बात है, कहीं पे एक तरफ आप कोयले को जलाते हैं, दूसरी तरफ आपने स्टोव ऑन किया, चूल्हा जलाया जिसके अंदर नेचुरल गैस होती है, ठीक हो गया, जिसका मेन इंग्रेडिएंट आपके पास मीथेन होता है, नेचुरल गैस CH4, ठीक है। अब होता ये है जो सबसे ज़्यादा एक क्लीन फ्यूल आपके पास होता है ना, जो हमारे एटमॉस्फेयर को एक फ्रेंडली नेचर ही देता है, वो आपके पास नेचुरल गैस है, ठीक है। और जो आपके पास ज़्यादा हार्मफुल एमिट करता है गैसेस वो होता है आपके पास बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि जब आप कोयले को जलाते हैं ना तो आपके माहौल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, मुख्तलिफ किस्म की हार्मफुल गैसेस एमिट होती हैं। होता ही है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके थ्रू आपको पता है सफोकेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि दम घुटना, दमे की तरफ बीमारी जाती है, सांस का अमल आपका डिस्टर्ब होता है जी। तो अब इसमें से जो एमिशन होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की, सल्फर डाइऑक्साइड की या कार्बन मोनोऑक्साइड की, आपके पास वो हार्मफुल गैसेस होती हैं कि जब आप जलाते हैं कोयले को तो ये इनकी एक एक्सेस अमाउंट आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और इससे जो आपको नुकसान होते हैं, कैसे देखें, जैसे हम कहते हैं ना तेजाबी बारिश, एसिड रेन की फॉर्मेशन होती है। बेसिकली वो तेजाब क्या होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड होगा, लाइक H2NO3 सॉरी H2SO4। अगर हम कहते हैं कि H2SO4 फॉर्म होता है तो वो सल्फर उसके अंदर इंक्लूडेड, मीन्स कि सल्फर के बेसिकली डाइऑक्साइड्स होते हैं जो उसकी फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन की ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड
जाके वाटर वेपर से कंबाइन होते हैं। वाटर वेपर क्या होती है, जो बारिश आपके पास आ रही होती है उसके अंदर जो पानी है, वाटर है, वो इसके साथ जाके जब रिएक्ट करता है, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, तो और आपको नाइट्रिक एसिड बना देता है। तो बेसिकली इसके पीछे जो हम लोग सारी की सारी थ्योरी पढ़ते हैं वो क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि आखिरकार वो एक फॉसिल फ्यूल है जिसका ये ड्रॉप है। इसी तरह से आगे हम बात करते हैं, जैसे मैं कभी बात बता चुकी कि जो आपके पास ज़्यादा बेहतर फॉसिल फ्यूल है, जो इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता, वो आपके पास क्या होता है, बर्निंग नेचुरल गैस की, उसकी निस्बत कोल और ऑयल के ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जहाँ इसके अंदर से बहुत सारी हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं, वहाँ कोई ना कोई तो इसकी ऐसी इम्पोर्टेंस होती होगी जिसकी बेस पे हम इसका, या यूँ कह सकते हैं कि जिसके लिए हम इसकी रिफॉर्मेशन चाहते हैं। ठीक हो गया। अब होता कुछ यूँ है, जो फॉसिल फ्यूल्स की इम्पोर्टेंस है वो कुछ क्या है कि जितनी भी हमारी डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है ना, वो क्या है, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। हमें कुकिंग के पर्पसेस के लिए, बेशुमार पर्पसेस के लिए नेचुरल गैस रिक्वायर्ड है। उसके लिए अगर हम बात करते हैं ऑयल की, जितने भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो डिपेंड करती है ऑयल पे। इस तरीके से हम कहते हैं हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फॉसिल फ्यूल्स की। और अगर इसी तरह से, जैसे देखिए अब आपको पता है जितना कुछ एडवांस कंट्री है, लाइक हम बात कर लेते हैं इसमें अमेरिका की, हम बात कर लेते हैं चाइना की, रशिया की, इट मीन्स कि वो उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। जितना ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे उनको उतना ज़्यादा ये फ्यूल रिक्वायर्ड होगा, उनको उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उतना ज़्यादा वो ऑयल यूज़ कर रहे होंगे, उतनी ज़्यादा वो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट रेट पे फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते रहे तो एक टाइम आएगा कि जब हम पूरी तरह से इन फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म कर चुके होंगे। और इट मीन्स कि फिर हम, ये ऐसी चीज़ है जैसे ऊपर पढ़ चुके कि हम इसको खुद से फॉर्म नहीं कर सकते, ये नॉन रिन्यूएबल है। मतलब इट मीन्स कि हम इंतज़ार करते हैं कि किस तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाए नेचुरली। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें चाहिए ये कि अपनी स्केड्यूल वर्किंग में इसका यूज़ थोड़ा सा पहले की निस्बत कम करें, वहाँ पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए जहाँ पे वाकई ज़रूरत है। जो एक्स्ट्रा हम इस्तेमाल इसका ज़्यादा करते हैं, कोशिश करना चाहिए कि उसको कम करें या इग्नोर करें। लास्ट आवर हेडिंग इज हेल्थ प्रॉब्लम्स बाय इनहेलिंग हार्मफुल गैसेज रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, ऐसी बात है जो अभी पर हमने बात की, हार्मफुल गैसेज हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। आप सांस भी तो इसी एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं ना, आपने इसी ऑक्सीजन को इनहेल भी तो करना होता है जो आपके एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो प्योर ऑक्सीजन तो नहीं रहेगी ना, जब उसके साथ ये सारे के सारे ऑक्साइड्स कन्वर्ट होकर नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड बना चुके होंगे। तो जब ऐसी हार्मफुल गैसेस को जहाँ पे इन, और अच्छा इसकी ये बात ये है कि हर जगह पे हम इसकी बात नहीं कर सकते, ऐसा एरिया जहाँ पे बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे, या कोई ऐसे स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे बर्निंग ज़्यादा होती है फॉसिल फ्यूल्स, उन एरियाज में जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो वो प्योर नहीं होती, उसके साथ ये हार्मफुल गैसेज भी हम इनहेल कर लेते हैं। और उसके बाद जिस किस्म की डिजीजेज में हम सफ़र करते हैं, कुछ माइनर जो सिम्टम्स होते हैं कुछ ही हैं। हेडेक मतलब आपको सर का दर्द महसूस होता है, इरिटेशन होती है, आइज में जलन सी महसूस होना, आँखों में, नाक में, गले में। उसके बाद जो मेजर इसके कॉजेज होते हैं उनमें से कुछ मैंने मेंशन किया, जैसे अस्थमा हम बात करेंगे, उसके बाद लंग्स कैंसर की बात की, हार्ट डिजीज़ की बात की, मतलब कि दमे का कोई मसला हो जाना, उसके बाद लंग्स कैंसर हो सकता है, सरतान का बाइस भी बनता है, दिल की बीमारियाँ इसकी वजह से प्रोड्यूस होती हैं। उसके अलावा भी कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपकी कुछ बुक में भी मेंशन है, उसके अलावा भी आप कुछ मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट भी था और इस क्वेश्चन में से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के पेपर में। इस पूरे टॉपिक को सुनने के बाद अपनी टेक्स्ट बुक से इसको लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। क्लास 9 हमारी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है और हमारा चैप्टर नंबर 6 है। टॉपिक हमारा मोलैरिटी है। मोलैरिटी मैंने आपको कल बताया था कि डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, मोलैरिटी होता है। आज हमने उसकी पेज नंबर 141 पे सेल्फ असेसमेंट है 6.5। सेल्फ असेसमेंट 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड्स एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स एंड रायन
if you dissolve 25 gram of sodium hydroxide to make 1 decimeter cube of solution, what is the molarity of this solution? तो आपको दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैस गिवन है, मैस उसका आपके पास 25 ग्राम है और जो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1 डेसीमीटर क्यूब है। आपने इन दोनों चीज़ों को मैस और वॉल्यूम को यूज करते हुए इसकी मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आपने डाटा लिखना है। डाटा में आपके पास क्या है, मैस ऑफ NaOH, मैस ऑफ NaOH आपके पास कितना है 25 ग्राम है। क्लियर। दूसरी आपको चीज क्या दी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है 1 डेसीमीटर क्यूब है। यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि अगर आपको वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा तो पहले आपने उसको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में, उसकी कन्वर्जन करनी है। टू फाइंड आपने क्या करना है, मोलैरिटी। फॉर्मूला आप क्या करते हैं यूज, number of moles solute divided by decimeter cube of solution। क्लियर। लेकिन आप यहाँ पे देखें आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल मैस को यूटिलाइज करते हुए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। कैलकुलेशन में जब आप जाओगे आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स को। आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला होता है वो होता है मैस ओवर मोलर मैस। अब यहाँ पे देखें आपको मैस तो गिवन है, आपने मोलर मैस निकालना है किसका, NaOH का। मोलर मैस के लिए आपने क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय सोडियम का क्या आएगा, एटॉमिक मैस आ जाएगा 23 होता है, प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के कितने 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना होता है 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का एटम कितने 1 एटम है 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन 1 आ जाएगा। 23 प्लस 16 को 1 से करेंगे तो 16 प्लस 1 आ जाएगा। आप इन तीनों को ऐड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल नंबर मोलर मैस आ जाएगा किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो नंबर ऑफ मोल्स is equal to mass over molar mass। मैस आपके पास कितने 25 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितने आपके पास 40 ग्राम पर मोल होगा। 25 को 40 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.625 ग्राम। ग्राम से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या देगा, ये पर मोल होगा वो ऊपर जाके मोल हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट पे क्या आएगा, कि जो आपके पास मोलैरिटी है 25 ग्राम ऑफ NaOH की वो कितनी है वो आपने फाइंड आउट करनी है। वो करने के लिए आपने
हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आ गए। इसके लिए हमने क्या करना है, मोलैरिटी आप फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम फार्मूला लिखेंगे। हमारे पास क्या फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आ रहे हैं, 0.625 आ रहे। क्लियर। और आपके पास जो सॉल्यूशन है डेसीमीटर क्यूब में वो कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब है। तो मोलैरिटी आपके पास कितनी बनती है, 0.625 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। As we know that moles पर डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 मोलैरिटी के इक्वल होता है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.625 मोलैरिटी आ जाएगा। रिजल्ट में आपने क्या लिखना है, रिजल्ट में आपने लिखना है द मोलैरिटी ऑफ 25 ग्राम of NaOH is 0.625 मोलैरिटी। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेल्फ असेसमेंट का 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपने इसी तरीके से करना है, यही फार्मूला यूज करते हुए आपने 2 और 3 को अटेम्प्ट करना है। हमारी आज की केमिस्ट्री की क्लास यहीं पे खत्म होती है। इंशाल्लाह हम कल दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।